तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में मैंने बताया था आपको। रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण दोनों मैंने बता दी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण एवं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब फर्स्ट कोई भी एक समीकरण में देखता हूं, जैसे पहले एग्जांपल हमने लिया था कि वो एक समीकरण थी जिसमें मैंने बताया था मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे मैंने समीकरण बनाई थी। मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और उससे प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के जलने से मैग्नीशियम के जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मैग्नीशियम का यहाँ एक परमाणु है और ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। अगर बिल्कुल सिंपल लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ मैग्नीशियम है ये एक, और यहाँ ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु। यहाँ MgO एक है, एक ही परमाणु है MgO। तो देखो अब ध्यान से हम देखते हैं तो दोनों साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक मैग्नीशियम है, यहाँ एक मैग्नीशियम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है अभिकारकों में, और राइट हैंड साइड उत्पाद में भी क्या है? एक है मैग्नीशियम। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो 2 है, लेकिन इस साइड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन क्या है? 1 है। इसका मतलब दोनों तरफ जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है वो बराबर नहीं है। तो ऐसी समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसको बोलते हैं हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, बराबर न हो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इसी समीकरण में अगर हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान सी बात है कि हमें क्या करना है? इस तरफ एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। हम इस तरफ एक ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं तो परमाणु की संख्या होगी इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो अभिकारक है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन इस तरीके से, यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक साथ हैं। अगर हम यहां लेके आएंगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेके आएंगे, एक परमाणु ऑक्सीजन का नहीं लेके आ सकते। अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेके आते हैं तो हमारे पास ये परिस्थिति होगी, यानी कि अब क्या हो गया? ऑक्सीजन का एक परमाणु बढ़ गया है। अब ऑक्सीजन का एक परमाणु बढ़ गया है तो वो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब हम जनरल वे में बात करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अलग से बचता है कि हम यहां पर लेके आए एक ऑक्सीजन का एक परमाणु और यहां बढ़ाते हैं हम इस साइड, या हम यहां एक MgO और बढ़ाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए? 2 हो गए। हाँ, इस साइड अब हमारे पास मैग्नीशियम के 2 हो गए हैं, लेकिन मैग्नीशियम का इस साइड क्या है? 1 परमाणु है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक और मैग्नीशियम ले लें।
एक और मैग्नीशियम लेने से अब आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से कि यहां 2 मैग्नीशियम है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इस समीकरण को हम लिखेंगे तो उस साइड मैग्नीशियम कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन किसकी फॉर्म में, MgO कितने हुए हैं, 2। अब अगर यहां देखते हैं तो दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। अब इस समीकरण को हम बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोल सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब अगर मैं परिभाषित करूं तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण है जिसमें दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या, एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसको हम क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 H2O, ये समीकरण हम देखते हैं तो यहाँ H2 जो है हमारे पास इस तरीके से है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन उसी तरीके से है कि वे 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो जो जल बना है वो इस तरीके से है। अब दोनों साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, बराबर है। ऑक्सीजन का यहाँ परमाणु क्या है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ परमाणु क्या है, 1। अब सीधा ऑक्सीजन का परमाणु हम यहाँ नहीं बढ़ा सकते, जैसे मैंने पहले बताया था। तो सीधा ऑक्सीजन का परमाणु अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु बढ़ाने के लिए 1 अणु और ले लेता हूं जल का। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 1 2 3 4 परमाणु हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और लेने पड़ेंगे। अब हमारे पास हम देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ H2 के अणु यानी कि कितने हो गए हैं, 2 हो गए, 2H2 प्लस 1 O2 है और H2O कितने हैं, 2H2 है। एक ये H2O और एक है ये H2O, कितने हो गए, 2H2O है। एक ही O2 है, बस ये रहा 1 O2 और H2 कितने हैं, 2 है। अब ये समीकरण जो है ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये आपको अब पता चल गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। तो अब एक बार वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स वाइज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास वो ये है कि आप सूत्र समीकरण लिखें। सूत्र समीकरण लिखें। जब हमने सूत्र समीकरण लिखा है तो देखो, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं आपको के लिए कि भाई मैंने ले लिया है आयरन और उसके ऊपर से स्टीम यानी कि भाप में अगर पास करता हूं तो हमारे पास बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस करती है प्रोड्यूस होती है। अब ये हमारी सिर्फ असंतुलित सूत्र समीकरण है जो आपको दी जाएगी संतुलित करने से पहले कि भाई इस समीकरण को आप संतुलित कीजिए। तो जब आप इसको संतुलित करने के लिए चाहेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, उस समीकरण का हमने लिख लिया फर्स्ट। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप बिल्कुल सिंपल है। दिए गए यानी कि रासायनिक समीकरण में जैसे लिख सकते हो आप, असंतुलित रासायनिक समीकरण में दिए गए यौगिकों तत्वों एवं अणुओं, तत्वों के परमाणुओं को चलो, तत्वों के परमाणुओं एवं अणुओं को एक बॉक्स में बंद करें। बॉक्स में बंद करें, ठीक है। अगर बॉक्स में बंद करते हैं तो देखते हैं हम कि सबसे पहले मैंने Fe को बॉक्स में बंद किया है, H2O को बॉक्स में बंद किया है, Fe2O3 को बॉक्स में बंद किया है, H2 को भी बॉक्स में बंद किया है। बॉक्स में बंद करने का फायदा क्या है? स्टेप 3 अगर हम देखते हैं तो वो ये है, बॉक्स के अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। बॉक्स के अंदर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब स्टेप 4 जो होगा हमारे पास वो ये है, जितने भी हमारे पास अभिकारकों में या उत्पादों में जितने भी बॉक्स हैं, उन बॉक्सों में हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु वो कौन सा है, उसके बाद उससे कम परमाणु वाला बॉक्स कौन सा है, उसके बाद उससे कम परमाणु वाला बॉक्स है कौन सा है। तो ये हमें पहचान करनी है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं तो Fe2O3 ऐसा है जो सबसे कॉम्प्लेक्स परमाणु वाला हमारे पास बॉक्स है, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद H2O है, इसमें भी 3 परमाणु हमारे पास। उसके बाद H2 है, ये H2O के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है। क्यों सिंपल? क्योंकि इसमें दो ही प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन कितने हैं? 2 हैं। अब Fe जो है वो बिल्कुल अकेला है। तो यहाँ 2 प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन कितने हैं? 5। यहाँ 2 प्रकार के परमाणु लेकिन कितने हैं? 2 ये हैं और एक ये है 3। लेकिन यहाँ तो एक ही प्रकार के परमाणु हैं, कितने? 2। तो अगर हम उस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसके हिसाब से देखते हैं, कॉम्प्लेक्स होने के हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये है, इसमें 2 प्रकार के परमाणु और इसमें एक ही प्रकार के परमाणु। उसके बाद ये है और सबसे सिंपल कौन है? Fe है। तो ये पहचान करने के बाद स्टेप 4 में कोई बदलाव नहीं कर सकते, पहचान करेंगे। पहचान करना क्या? पहचान करना है हमें कि भाई किस बॉक्स में किस प्रकार के कितने परमाणु हैं। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे ज्यादा प्रकार के ज्यादा प्रकार के परमाणुओं वाले
बॉक्स के परमाणुओं को सबसे पहले संतुलित करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। उसके बाद उससे सरल, उसके बाद दूसरे से सरल। तो देखो स्टेप 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, स्टेप 4 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के परमाणु हैं, Fe और O3। Fe और O3 में हम देखें दोनों परमाणु में से कौन से परमाणु को पहले संतुलित करें, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि Fe को हमें पहले संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका संबंध किससे है, अकेले तत्व के परमाणु से है, वो सबसे सरल है। ऑक्सीजन थोड़ा सरल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस तत्व से क्या है, वो संबंध रखता है। तो इसको हम सबसे पहले इसमें किसको, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहला जो संतुलन होगा तो Fe को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, ताकि कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए। यहाँ 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं आएगी। अब दूसरा हम बात करते हैं उत्पादों में ही, अगर हम बात करेंगे सेकंड स्टेप में, तो पहले सबसे हमने जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा थी, उसको हमने क्या कर लिया, संतुलित कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो किसका आएगा, वो नेक्स्ट नंबर आएगा हाइड्रोजन का। किसका आएगा भाई, हाइड्रोजन का, क्योंकि दूसरी साइड जो सबसे कॉम्प्लेक्स है हाइड्रोजन है, उसको भी संतुलित करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखते हैं तो कितने हैं, 3 इंटू 2 6 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2। अगर मैं इनको डिस्कस करूंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा स्टेप 4 से पहले, Fe एज इट इज H2O 3 goes to Fe2O3, ये एज इट इज है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 3 इंटू 2 6 था, यहाँ भी कितने 3 इंटू 2 6 हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे बराबर हो गए। अब हमारा रहेगा सबसे सरल स्टेप 6 में, सबसे सरल यानी तत्व अंत में आएंगे। तत्व के परमाणु देखते हैं तो हम यहाँ कौन, हमारे पास Fe है जो भी रह गया है। Fe इधर कितने 2 हैं और इधर कितना है 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अभी हमारा हो गया संतुलित। अब हमारी समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। अब स्टेप 7 में हमें क्या करना है, सिर्फ एक छोटा काम करना है कि बॉक्स हटाना है, पूरे सारे परमाणु सारी समीकरण को चेक करके बॉक्स हटा लेना। तो सारी समीकरण हमने चेक कर लिए हैं, Fe 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, इधर कितने 3 दूनी 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ भी कितने हैं 3 है। तो पूरी समीकरण सही है, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स को हटा सकता हूँ। और अब मुझे प्राप्त हुई है संतुलित रासायनिक समीकरण।
ये क्या मिल गई हमने, संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको मिलेगी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से प्रिय छात्रों आज हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा है और मैं आशा भी करता हूं कि सबको समझ में भी आया होगा। और आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है मैं उसमें बहुत सारे आपके पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिया गया होगा कि इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए और उसको संतुलित कीजिए। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसको संतुलित करना सीख सकते हैं। फिर भी अगर उसमें कोई समस्या आती है मेरे को पर्सनली कॉल करके सभी बच्चे कुछ पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम हमारे पास। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे संतुलित करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, समीकरण लिखनी है। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, Fe2 Fe2 3H2 है उसको बॉक्स में बंद करना है। थर्ड में हमें क्या करना है, सबसे कॉम्प्लेक्स जो है उसको चेक करना है और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास तत्व व परमाणु उसको संतुलित करना है। उसको हमने कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना, उससे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स से सरल था उसको संतुलित करना है, फिर उससे भी सरल को संतुलित करना है और लास्ट में फाइनल चेक करके पूरे समीकरण को के बॉक्स हटा देने हैं। आपको जो मिलेगी वो क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। थैंक यू, धन्यवाद।